हेलो 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 डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन इंटीग्रल के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे हमने इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाले थे। उसी टॉपिक को हम लोग आज फिर फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओलंपियाड के पर्पज़ के हिसाब से भी और IIT JEE के पर्पज़ के हिसाब से भी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अगर इक्वेशन मुझे दे रखी हैं तो हम उसके इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वैसे देखा जाए जब IIT JEE की हम जब तैयारी करवाते हैं तो उसमें हम सबको कॉम्बिनेटोरियल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन के थ्रू या फिर जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू पढ़ाते हैं। मगर मैं आज कोशिश करूंगा बिना कॉम्बिनेशन के, बिना जनरेटिंग फंक्शन के, कि अगर क्लास 7, 8, 9 तक के बच्चों को अगर आराम से समझाना है तो कैसे समझाते हैं। ठीक है बेटे, तो कुछ कुछ टेक्निक्स मैंने बनाई हैं जो सिंपल बिना कॉम्बिनेशन के भी आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। कोई जनरेटिंग फंक्शन की जरूरत नहीं है, कोई हमारे को कॉम्बिनेटोरियल की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया था कि अगर ऐसा कुछ मेरे पास आ जाए कि x + y = 5 और मुझे अगर इसके निकालने हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर ऐसी कोई सी इक्वेशन के अगर मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटे, 1 आ जाएगा, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 4 वेज हो जाएंगे हमारे पास। यानी जितना भी यहाँ पर दे रखा है उससे कम हो जाएगा। अगर मैं आपको वैसे दिखाना चाहता हूँ तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे पास 5 बॉल्स हैं, अगर मेरे पास 5 बॉल्स अगर हैं हमारे पास, मुझे अगर उसको 2 बच्चों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 5 बॉल्स में हमारे पास गैप कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इन 4 गैप में से मैं कोई भी अगर एक गैप चूज कर रहा हूँ, जब हम कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो इसको सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, चूज करने के बारे में। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये 4 गैप हैं, इन 4 में से कोई भी एक गैप चूज कर लो, मैंने एक टिक लगा दी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर इससे यहाँ लगाई तो इसका मतलब है एक बॉल यहाँ जाएगी और 4 बॉल यहाँ जाएंगी। एक बच्चे को मैं एक बॉल दे सकता हूँ, दूसरे वाले बच्चे को मैं 4 बॉल दे सकता हूँ। अगर मान लेते हैं मैं स्टिक अगर है ऐसे लगाता हूँ कि 5 बॉल्स हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ पर बैट रख दिया, इट इज अ बॉल एंड बैट प्रॉब्लम। ओके, तो 5 बॉल्स अगर थी, इन 4 गैप्स में से मैं कहीं पर भी अगर एक बैट रख देता हूँ, ये जो पार्टीशन अगर आ रहा है तो जैसे 3 और 2 आ जाएगा। इसे हम पार्टीशनिंग भी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है पार्टीशनिंग भी है कि कैसे कैसे मुझे डिफरेंट पार्टीशन में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको तरह समझाने के लिए इसमें कहना चाहूँगा, जितना भी यहाँ पर है 5, अगर 2 बच्चों मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जितने गैप्स आएंगे तो उससे कम आ जाएगा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बेटे, अगर मैं कॉम्बिनेशन के टर्म्स में अगर बात करूँ तो होता जनरली ये है कि अगर 5 अगर मेरे पास था तो 5 - 1 4 गैप हो जाएंगे, चूज 2 - 1। ठीक है बेटे, तो ये अगर कोई 2 बच्चों मुझे डिवाइड करना था, मेरी ऐसे कह सकते हैं कि हो जाएगा हमारे पास 4C1। 4C1 का मतलब क्या होता है, 4 में से मुझे एक बच्चे को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इन 4 गैप में से मैं कोई भी एक चीज सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन अभी इससे करूँगा नहीं। अगर 2 लोग करना चाहते हैं तो उनको इधर इतना सा बता देना चाहता हूँ कि NCR यानी n लोगों में से अगर 8 लोग मुझे अगर चूज करने हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो सिखाने के लिए बताऊँ, अदरवाइज मैं आज ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। तो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है NC0, NC0 का मतलब आ जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n - 0 फैक्टोरियल। ठीक है बेटी, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है तो 1 आएगा। जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको सिखाऊंगा तो मैं इन सब के डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा, ये NCR का मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। ठीक है राजेश, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर NC1 अगर आएगा मेरे पास तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे मैंने आपको समझाया था, क्या हो जाएगा हमारे पास n इंटू n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में n - 1 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा n, NC1 = n। ठीक है बच्चे, खैर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर x + y अगर 5 अगर दे रखा है हमारे पास तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4। ठीक है, अगर मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने होते हैं, अगर मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर निकालने होते, अगर दे रखा होता x + y = 5, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 या पॉजिटिव। तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, 0 + 5, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, 5 + 0,
6 पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएंगे बेटे हमारे पास, यानी जितना भी यहाँ पर है उससे एक ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि 5 हो तो 6 सोल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए x + y = 10, मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने तो इसके 11 सोल्यूशन हो जाएंगे, यानी जितना भी यहाँ दे रखा था उससे एक ज़्यादा, ठीक है बेटे। और अगर पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होते x + y = 10 था, मुझे अगर इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होता तो एक कम कर देंगे, यानी 9 सोल्यूशन हो जाएंगे। वैसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो 10 बॉल्स मेरे पास है, 10 बॉल्स में तो 9 गैप हो जाएंगे, 9 में से मैं कोई भी एक गैप चूज करूँ तो इतने नंबर वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आराम से एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम को करेंगे वो थोड़ा ध्यान देखते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, a + 2b = you can say 5, a + 2b = 5। यहाँ ध्यान से देखिएगा 2b का मतलब क्या है, ये वाली जो टर्म है वो हमेशा इवन आएगी, ठीक है। और 5 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है, 5 बॉल्स अगर मेरे पास हैं, 5 बॉल्स अगर मेरे पास हैं उसमें से गैप कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, ठीक है बेटे। मगर ये जो है 2b का मतलब यार ये वाली जो टर्म है वो हमेशा इवन रहेगी, तो आपने 2 के मल्टीपल पे गैप्स लिखने हैं। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कितने गैप्स आ रहे हैं 2 के मल्टीपल में, एक ये गैप आ जाएगा और एक ये गैप आ जाएगा, एक या तो ये गैप आएगा और एक ही गैप आएगा ना 2 के मल्टीपल में, ठीक है। तो जितने हमारे पास 2 के मल्टीपल में गैप आएंगे उसके उतने सोल्यूशन हो जाएंगे। इन 2 गैप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग, ए है और ये 2b है, टोटल हमारे पास 5 होना चाहिए, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या, 2b का मतलब 2 होएगा या 4 रहेगा, 2b मतलब इवन है ना, अगर ये 2 हो गया तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, अगर ये 4 हो गया तो 1 हो जाएगा, टोटल इन सबका सम 5 आ रहा है बेटे। तो आपने क्या देखा, अगर a + 2b = 5 अगर मेरे पास था, ठीक है, 5 से 1 कम किया, 4 गैप्स हो जाएंगे हमारे पास। उन 4 गैप्स में हम लोगों ने देखा है कितने हमारे पास गैप्स आएंगे 2 के मल्टीपल में, 2 और, ठीक है। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, मान लेते हैं अगर मेरे पास क्वेश्चन होता a + 2b = 10, थोड़ा सा मैंने जानबूझ के बड़ा ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स मेरे पास है, ठीक है बेटे। 10 बॉल्स में हमारे पास गैप कितने होंगे हमारे पास 9। यहाँ मुझे क्या है 2b, तो 2 के मल्टीपल में गैप देखता हूँ कितने गैप्स आएंगे हमारे पास, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 गैप आ रहे हैं बेटे। तो इसका मतलब क्या है 4 पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं आज पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में। आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि a + 2b = 10 अगर है तो मैंने क्या बोला, ये जो होगा हमारे पास दिस इज ऑलवेज इवन। तो क्या हो सकता है 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा। अगर ये 2 हो गया तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। ए और बी का सोल्यूशन हमारे पास है 8 + 2b, 2b is 2 यानी b is कम टू 1, ठीक है बेटे। अगर ये हमारे पास 2b अगर 4 अगर है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2। 2b अगर 6 अगर है तो ये कितना हो जाएगा 4, 2b अगर 8 अगर है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2। समझ आए इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे होंगे इस केस में कि a, b अगर मैं इसके इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो इसके a + 2b = 10 के पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास 8, 1। 2b अगर 2 था तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 आ जाएगी 6, 2, ठीक है बेटे, क्योंकि b की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। अगला आ जाएगा मेरे पास 4, 3 और अगला आ जाएगा मेरे पास 2, 4। समझ आए, ये ही इसके 4 पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे। तो तरीका क्या होगा हमारे पास कैलकुलेट करने का, तरीका हमारे को ये मिला कि 10 अगर हमारे पास दिया हुआ है 10 से हमने कम किया, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ अगर ऐसा कुछ था हमारे पास a + 2b = फॉर एग्जाम्पल अगर n अगर है मेरे पास, ठीक है, n नंबर ऑफ बॉल्स अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है इस ऑर्डर में, तो इसका मतलब है n - 1 तो गैप होंगे, इस n - 1 गैप को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और हम इसका ले लेंगे, आप चाह सकते हो ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन। ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन मैंने आपको बताया था। ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 4.5 भी अगर था तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मेरे पास वैल्यू 4.2 अगर आती है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मेरे पास 4.9 भी अगर होगा तो भी इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी बेटे, और 4 पे भी हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो तरीका हमारे को क्या मिल गया कि अगर a + 2b = n अगर हो, आप n - 1 गैप होंगे, n - 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 10 अगर था मेरे पास तो इसका मतलब 10 - 1 गैप थे हमारे पास, 10 - 1 गैप को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2, 9/2 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/2 इज 4.5। इसका ग्रेटेस्ट लीजियर फंक्शन यानी कि 4 हमारे पास पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे।
यानी कि आज की क्लास में मैं अभी अब तक क्या बताया कि a प्लस टू बी इज इक्वल टू समथिंग को हमारे पास जितना भी अगर n दे रखा हो उसमें से हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि a प्लस टू बी इज इक्वल टू n हो या 2a प्लस बी इज इक्वल टू n हो, इसके जो सोल्यूशन होंगे वो यही आएंगे, n माइनस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शायद आपको समझ लगा होगा। बिना कॉम्पेरेटर इसके मैं आज आपको थोड़ी सी टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर मुझे इंटीग्रल सोल्यूशन अगर निकालने हैं, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, कोएफिशिएंट चेंज हो जाए, तो हम कैसे कैसे करेंगे। एक आप क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। मान लेते हैं अगर मेरे पास होता, इसको इरेज करता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास होता a प्लस टू बी इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटे, तो इसके इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 1/2 14/2 यानी कि इससे 7 सोल्यूशन हो जाएंगे। आसान हो गया कि अगर जो भी मर्जी दे रखा हो उससे हम एक कम करेंगे, ठीक है, n माइनस 1/2, उसका हम ले लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट हम लोग रखेंगे और फ्रैक्शन वाला पार्ट हम सारा हटा देंगे। ठीक है, अगर ऐसे कुछ आ जाए 2a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 99। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब इसके इंटीग्रल सोल्यूशन कितना हो जाएंगे, 99 माइनस 1/2, तो 98/2 यानी कि है 49 इंटीग्रल सोल्यूशन। समझ आया बेटे। ओके, नेक्स्ट अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर आ जाए a प्लस सी बी इज इक्वल टू 5। जानबूझ के मैंने जानबूझ के अभी 5 जो है छोटा नंबर लिया है, थोड़ा धीरे धीरे मैं बड़ा करूंगा तो बताएंगे कैसे करते हैं। मेरे पास आ जाए a प्लस सी बी इज इक्वल टू 5। मुझे अगर इसके इंटीग्रल सोल्यूशन अगर निकालने हो तो इसका मतलब क्या, 5 बॉल्स मेरे पास है बेटे। ठीक है, अब जो सी भी है इसका मतलब सी के मल्टीपल में मुझे गैप देखने हैं। सी के मल्टीपल में गैप मुझे यहाँ पर एक ही गैप मिल रहा है। अगर मुझे एक ही गैप मिला तो उसका मतलब क्या, इट इज ओनली वन सोल्यूशन। इसका मतलब क्या सोल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास देख लेते हैं हम लोग कि ए और सी भी है, सी बी के मल्टीपल में सिर्फ सी ही आएगा हमारे पास, स्टूडेंट का मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये सी है तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास, इन सबका जो सम है वो 5 आ गया बेटे। तो इसका मतलब क्या, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, ये अकेला इसका पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होगा हमारे पास। समझ आए। देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि a प्लस सी बी इज इक्वल टू 10, अगर मेरे पास आ जाए a प्लस सी बी इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या बेटा, 10 बॉल्स मेरे पास है। ठीक है, इन 10 बॉल्स में मैं सी के मल्टीपल में गैप देखूंगा। सी के मल्टीपल में गैप कितना आ रहा है, एक ये गैप आ जाएगा 1, एक ये गैप आ गया और एक ये गैप आ गया, एक ये गैप आ गया, इसके 3 गैप आ रहे हैं बेटे। जितने गैप होंगे उसके उतने हमारे पास इंटीग्रल सोल्यूशन आएंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर a और सी बी अगर मेरे पास है, इसका मतलब क्या है, सी बी जो है सी का मल्टीपल है तो सी होगा या 6 होगा या 9 होगा। सी बी या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। सी बी अगर 3 हो गया, टोटल सम मुझे कितना चाहिए था, 10 चाहिए था। अगर ये 3 है तो इसका मतलब ये 7 आ गया। अगर ये 6 है तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। अगर ये 9 है तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ए को बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। आप चेक कर रहे थे, चेक कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि 7 प्लस 3 हमारे पास 10 आ जाएगा। ऐसे क्या आएगा बेटा हमारे पास 4,2। आप देख सकते हैं 3 भी अगर 6 अगर है हमारे पास तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। वैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1,3। ये 3 ही पॉसिबल इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान से अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या पैटर्न मिल गया कि अगर a प्लस सी बी इज इक्वल टू एन अगर होगा हमारे पास, तो यहाँ पर मुझे क्या पैटर्न मिल जाएगा, n माइनस 1 गैप होंगे, n माइनस 1 गैप को 3 से डिवाइड कर देंगे और हम इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे। ये आपको आसान मिल गया कि अगर यहाँ a दे रखा है या सी बी दे रखा हो या 3a प्लस बी दे रखा हो, तब भी हमारे पास इतने पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि अगर छोटी छोटी सी अगर इक्वेशन अगर आती है a प्लस टू बी इज इक्वल टू समथिंग, a प्लस थ्री बी इज इक्वल टू समथिंग, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, अगला हम करते हैं अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। अब अगर मेरे पास आता है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, जानबूझ के अभी मैंने छोटा क्वेश्चन नंबर लिया, धीरे धीरे मैं इसका नंबर बढ़ाऊंगा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या मतलब क्या एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। मुझे अभी इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने बेटे, मुझे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने बेटे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होंगे हमारे पास, देखते हैं। 5 अगर बॉल्स मेरे पास हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि 2 और 3 में से 3 बड़ा है
तो सी के जो बड़ा है तो आप उसके मल्टीपल में गैप देख लीजिए, उसके मल्टीपल में सिर्फ एक ही गैप आ रहा है, उसके मल्टीपल में सिर्फ एक ही गैप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक ही सोल्यूशन होगा। अगर देखा जाए तो क्या सोल्यूशन होगा, हमारे पास 2a और 3b अगर है, हमारे पास 5 अगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, दिस इज 3 और दिस इज 2। ठीक है बेटे, यदि a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 1, सिर्फ एक ही तो पॉसिबल सोल्यूशन होगा हमारे पास। अगर 2a + 3b = 5 अगर है, यहाँ पर जानबूझ के छोटा सा नंबर लिया था, पहली बात मैंने बोली जो बड़ा है उसका हम मल्टीपल में देख सकते हैं, मगर देखते हैं तब क्या होगा अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी 2a + 3b जो है = 10 आ जाए हमारे पास, 2a + 3b जो है = 10 आ जाए, फिर देखते हैं क्या ये तरीका काम करता था या नहीं करता है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटे, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 3 के मल्टीपल पे गैप देखता हूँ, 3 के मल्टीपल पे गैप कहाँ आ रहा है हमारे पास, यहाँ देखते हैं, एक ये गैप आ गया 3 के मल्टीपल में, एक ये गैप आ गया और एक ये गैप आ गया। ठीक है बेटे, तो अगर 2 के मल्टीपल में अगर हम गैप देखेंगे क्योंकि नंबर बड़ा है, ठीक है, तो 2 के मल्टीपल में गैप कौन सा आ रहा है हमारे पास, 2 के मल्टीपल में एक ये गैप आ गया, एक ये गैप आ गया, एक ये गैप आ गया और एक ये गैप आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ दोनों के गैप मैच कर रहे हैं हम सिर्फ उसमें कॉमन सोल्यूशन देखेंगे, जहाँ दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब मेरा टारगेट क्या रहेगा कि 2 और 3 का जो एलसीएम आता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो हम 6 के मल्टीपल में गैप देखते हैं बेसिकली। यानी कि छोटा सा था मेरे पास 2a + 3b = 5 था, क्योंकि एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, ओब्वियसली से बाहर चला जाएगा। ठीक है राजेश, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बड़े वाले का देखते हैं कितना हमारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। मगर अगर यहाँ पर 2a + 3b = 4 होता, अभी मैं उस बात से भी आता हूँ, पर इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2a + 3b = 10 अगर मेरे पास है, 2a + 3b = 10 अगर मेरे पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 के मल्टीपल में क्या आ रहा है बेटे हमारे पास, 2a + 3b = 10 अगर है हमारे पास, तो 6 का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, 2a यहाँ लिखा, 3b मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, तो 3b हम ले लेते हैं 6, 3b को अगर मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, t क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास, एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा हमारे पास, क्योंकि 3b जो है ये नंबर जो है वो हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर ये 3 हो गया, ठीक है, अगर ये 3 हो गया तो हमारे पास ये 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा। या आप इस ऐसे में देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है, इस पर्टिकुलर केस में ये भी एक इवन नंबर है, दिस शुड बी इवन। आप इसको ऐसे में देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज आल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, दिस मस्ट बी एन इवन, तो बी मस्ट बी एन इवन। तो 3b जो है हमारा इवन नंबर आएगा, 3b 6 आएगा, फिर हो गया 3b जो है 3 और 9 भी नहीं हो पाएगा। वो मैं धीरे धीरे आपको और टेक्निक भी सिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा। हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा पूछा जाए 2a + 3b = 4, ध्यान से देखते हैं क्या कोई सोल्यूशन होगा इसका, इसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको होगा तो 4 में से हमारे पास 3 गैप से मतलब एक मल्टीपल आ गया था हमारे पास, ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन कोई भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल आएगा ना हमारे पास। अगर 5 कम से कम सम हो तो कोएफिशिएंट कम से कम 5 होना चाहिए। अगर 2a + 3b = मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 भी आ जाए तो भी नहीं होगा, 2a + 3b अगर मेरे पास 2 अगर आ जाए तो भी कोई नहीं होगा। मैं पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन एक्सिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन के बारे में। तो इसका मतलब है 2a + 3b = 3b अगर होगा तो भी इसका कोई नहीं होगा, 2a + 3b = 4 के लिए भी नहीं होगा। कम से कम 5 का होना बहुत जरूरी है एक सोल्यूशन निकालने के लिए, इसका हम इसके बराबर आ जाए फिर हम सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, 2a + 3b = 6 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कहोगे सर 2a + 3b = 6। ठीक है, तो 6 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 अगर मेरे पास है तो 3 के मल्टीपल में कितने गैप आ रहे हैं, ये गैप आ रहा है, मगर दूसरा सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम इसको आपको तरीका सिखाते हैं कि कैसे हम उसके सोल्यूशन और निकालते हैं। ठीक है,
अभी मैंने किया था 2a + 3b = 10, हमने 3 के मल्टीपल पे क्या देखा था, ठीक है बेटे। अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में, तो अभी 2a + 3b = 10 में हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया था। 2a + 3b अगर 11 अगर आता है मेरे पास, तो आपने यहाँ ध्यान देना है कि देखो मैं कहना चाहता हूँ 2a + 3b = जब 10 था तो हमारे पास हमने क्या किया था, 10 - 1 गैप के अंदर हमने जो एलसीएम था उसे डिवाइड किया था हम लोगों ने, ठीक है बेटे। नहीं अभी हमने क्या किया था, 10 - 1 9 गैप में जो एलसीएम अगर होगा तो हमने उसे डिवाइड किया था, तो उसका हमने ग्रेटर दिया फंक्शन दिया था, तो 1 हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया था, ठीक है। अगर मेरे पास होता है 11, 2a + 3b = 11 अगर मेरे पास है, तो यहाँ ध्यान से देखना आप लोग कि अगर मेरे पास 11 अगर आएगा तो इसका जो एलसीएम है वो है 6, ध्यान से देखिएगा। 11 अगर मेरे पास है, 11 बोलते हैं 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉल्स अगर मेरे पास है, इसका गैप कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 गैप्स हो जाएंगे। क्या करेंगे, 11 बॉल्स अगर मेरे पास है तो 11 - 1/6 अगर मैं करता हूँ तो आपको 1 सोल्यूशन नजर आ रहा है, मगर याद रखना 1 सोल्यूशन जो 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा था हमारे पास, मगर 6 बॉल्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 और 3 का जो एलसीएम था वो 6 था, 6 तक हमारा चला गया। बाकी जो बॉल्स 5 बॉल बचती है, 2a + 3b = 5 अगर था तो 2a + 3b अगर बाकी जो बॉल्स बच जाएंगी 2a + 3b = 5 जो मेरे पास बचेगा, यहाँ से एक सोल्यूशन मुझे और भी तो मिल सकता है। मैं कहना चाह रहा हूँ 2a + 3b = 10 था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, 10 - 1 9 गैप से 9 गैप्स को हमने 6 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये 10/6 कर सकते हो हम लोग, जितना हमारे पास गैप थे हमने उतने हमारे सोल्यूशन आ गए थे हमारे पास। यहाँ क्या करेंगे, 2a + 3b अगर 11 मेरे पास है तो आप क्या करेंगे, 11 - 1 10 गैप्स कर दिए, 6 अगर आ गया था हमारे पास, इसके अलावा 1 तो आ ही गया था हमारे पास। मैं कहना चाह रहा हूँ 6 के अलावा 5 बॉल्स आपके और बचेंगे ओनली, इन 5 बॉल्स को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ 2 और 3b में। तो यानी कि बेसिकली मेरे पास अगर 11 बॉल्स अगर हैं तो 11/2 या 11 - 1 जैसे गैप हमारे पास था उसका एलसीएम मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये बस ध्यान देना होगा। प्लस 1 आएगा, सिर्फ ये भी 1 वाला भी सिर्फ पर्टिकुलर केसेस होंगे कि मैं फर्दर उसको डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि 2a + 3b = ये मेरे पास 11 अगर है तो कौन कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास 8 हो जाएगा तो 3 हो सकता है हमारे पास, ठीक है बेटे। या ये 9 हो जाएगा हमारे पास तो ये 2 हो जाएगा, बस ये 2 सोल्यूशन होगी। चलो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि 2a + 3b = 10 था, ठीक है। 10 - 1 9 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 1 सोल्यूशन आएगा। जो 6 आया था ये 6 तक एग्जैक्टली डिवाइड हो गया था। आपको हल्का सा ये और देखना पड़ेगा 6 के बाद इसकी कितनी बॉल्स बच रही हैं। 11 में से 6 चले जाएंगे तो 5 बॉल्स बच रही हैं, तो क्या 2a + 3b को मैं बाकी बची हुई बॉल्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो बस अगर सम के बराबर अगर आता है तो हमारा आपको याद है कि एक सोल्यूशन और हो जाएगा, बस ये एक एक्सेप्शन केस बनेगा आपका। बाकी 2a + 3b = कुछ भी है हमारे पास, यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर मेरे पास है 3a + 5b = 20, अगर 3a + 5b = 20 अगर मेरे पास है, अगर मैं 5 के मल्टीपल पे गैप देखता हूँ तो 5 के मल्टीपल पे गैप 5 10 15 में जाएगा बेटे। अगर मेरे पास है 3a + 5b = 20 तो 5 के जो मल्टीपल पे जो गैप आएगा वो 5 पे 10 पे 15 में जाएगा, मगर 3 के मल्टीपल पे जो गैप आएगा वो कहाँ आएगा, 3 6 9 12 15 18 तक जाएगा, ठीक है। 20 से कम होना चाहिए। 15 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, 15 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे 15 के गैप में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 20 - 1, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 20 - 1 एलसीएम ऑफ 3 and 5, उसका ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन, यानी कि क्या हो जाएगा 19/15, इसका जो ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन है इसका मतलब एक चीज का सोल्यूशन आएगा। वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, 3a + 5b अगर मेरे पास 20 अगर दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन कौन सा आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 हो जाए और ये 15 हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ 10 होगा तो 10 होने पे 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर 15 होगा तो 5 होगा, कोई मल्टीपल नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। याद रखना कि 3 और 5 का जो एलसीएम है वो है 15, यानी कि 3a + 5b = 20 में तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऐसा कुछ आया था 3a + 5b = 23 में, एक ही केस आपका पर्टिकुलर बनेगा कि 15 के बाद 3 और 5 का जो एलसीएम है 15 है, 15 के बाद अगर ऐसा नंबर ऑफ बॉल्स आ जाए जो इसका सम के बराबर हो, 15 + 8 कितना होता है 23। मैं इसे कहना चाह रहा हूँ अभी तक हमने क्या बताया था, जो भी कांस्टेंट है -1 करेंगे उसका एलसीएम लेंगे, इसमें से 23 अगर आ रहा है, अगर मैं लिखता हूँ 23 - 1 एलसीएम ऑफ 3 and 5 तो 22/50
1 आ रहा है हमारे पास, 22/15 का ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन करूँगा 1 आ रहा है। मगर इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में हमारा एक सोल्यूशन और आएगा, क्योंकि 23 वॉल्स मेरे पास है, 15 तक एग्जैक्टली डिविजिबल, 15 तक तो जो बोल रहा है वो डिवाइड हो जाएंगी, बाकी 8 वॉल्स बचेगी। 8 वॉल्स को मैं फर्दर 3 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। 3a + 5b = 23 मेरे पास है, 23 वॉल्स अगर थी मेरे पास, तो 3 और 5 का एलसीएम था 15, 15 तक मैं कहता हूँ मैंने डिवाइड कर दी इंटीग्रल सोल्यूशन में, बाकी मेरे पास 8 वॉल्स बचेंगी। उन 8 वॉल्स क्या, इन दोनों कोएफिशिएंट का सम, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर केस अगर होगा कोएफिशिएंट का सम आ रहा होगा तो हमारे पास सोल्यूशन एक और एक्स्ट्रा आएगा, बस नहीं कहना चाह रहा, ठीक है राजेश। 3a + 5b = 20 अगर है तो जो भी नंबर यहाँ दे रखा था -1 उसका ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन कर लेंगे। यानी कि अगर मैं इसका जनरल रूल अगर आपको बताऊं तो इसका जनरल रूल क्या आएगा कि ax + by = c अगर दे रखा है मेरे पास, ठीक है, तो एक चीज आपने पहले याद रखी कि ab का जो जीसीडी है, इनका जीसीडी यानी एचसीएफ कह सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हो, मस्ट डिवाइड सी। इनका जो जीसीडी है सी को डिवाइड करेगा तभी आपको इसके इंटीग्रल सोल्यूशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। इनका जो जीसीडी था 1 आ रहा था तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसके इंटीग्रल सोल्यूशन जरूर होंगे हमारे पास। अब मैं कहना चाह रहा हूँ सोल्यूशन होंगे कितने, वो कैसे निकालते, c-1 एलसीएम ऑफ a एंड b का ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन, ठीक है। कुछ केसेस में हमारा +1 और बनेगा, वो तब बनेगा कि एलसीएम के बाद सी में वो वाली बॉल बच जाए जो a + b के बराबर आ रही है, बस उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से और हो जाएगी।